Hey guys, welcome to my channel. My name is आतिफ इकबाल और आज हम रिएक्शन देने वाले हैं एक वीडियो की जो कि है फेस टू फेस की लेटेस्ट वीडियो। और उस पर चल के हम रिएक्शन देंगे और डिस्कस करेंगे बाकी और चीज़ों के बारे में वीडियो देखने के बाद। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बहुत अच्छा लगेगा। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है आतिफ रिएक्ट, तो आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि मैं वहाँ पे रिजवान सर की वीडियो डालता रहता हूँ। अगर आप ट्विटर, इंस्टाग्राम और कू ऐप पे जुड़ना चाहते हैं, उसका नाम है वन आतिफ इकबाल। और डिस्कॉर्ड का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बहुत मज़ा आएगा, आप जुड़ सकते हैं और बहुत सारे लोगों से बातें भी कर सकते हैं। तो चल के इस वीडियो को देखते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या बात हो रही है इस वीडियो के अंदर। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3, 2, 1 गो। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो कल मैं देख के आया कश्मीर फाइल। ये एक ऐसी प्रस्तुति है, फिल्म है, मूवी है जिसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि भाई बहुत अच्छी लगी। आई एंजॉयड इट, राइट। लेकिन यस, जो बहुत सा हमने पढ़ा था और बहुत पढ़ा था, तो वो ऐसा लग रहा था कि वो अब फ्लैशबैक में हमारे सामने चल रहा है। और जब भी आदमी कोई ऐसा एक वर्क करता है तो कुछ राइटर्स, कुछ लोगों से बात करके करता है, तो कहीं कहीं हमको लगा अच्छा ये चीज़ हमने ऐसे पढ़ी थी। जैसे वो ड्रम वाला सीन है, शुरू का किस्सा था, वो ट्रुथ है, वो सही सच किस्सा है। जो हमने 2 बुक्स में पढ़ा वो ये पढ़ा कि वो ये बात यहाँ दिखाया गया, एक आदमी ने बताई थी। हमने जो पढ़ा वो बात एक औरत ने बताई थी। वो छत पे खड़ी थी और जब वो ड्रम में बैठ रहे थे, एक एक्चुअल किस्सा है, तो उसने ऊपर से देखा था थ्रू द विंडो। तो ये लोग जब ढूंढ के बाहर निकल रहे थे टेररिस्ट, तो उसने बताया कि ड्रम में है, समथिंग लाइक दैट। फिर जैसे वो एक किस्सा होता है वही अनुपम खेर जी का कि मैंने तुमको पढ़ाया है। हमने जो पढ़ा था वो ये था कि ये बात एक औरत ने बोली थी, उसके मुंह पे कपड़ा डाल रखा था, चादर, तो वो आवाज से पहचानी थी कि इस स्टूडेंट को तो मैंने पढ़ाया है, समथिंग लाइक दैट। तो बट कुल मिला के अब आदमी ने कुछ, हमने कहीं पढ़ा, किसी ने, अग्निहोत्री जी ने कुछ पढ़ा, बट डेफिनेटली उनका जो इनपुट है, उनका जो फाइनल टेक है वही सही होगा क्योंकि उन्होंने इस पर रिसर्च की है। हमने सिर्फ इसको पढ़ा है और उन्होंने डायरेक्ट लोगों से बात की है। सो इट वॉज ए वेरी सैड मूवी। एंड जो जितना भी हमने पढ़ा था वो एक हमारे सामने एक रील की तरह चीज चल रही थी। और मैं 2-3 लोग वहाँ जान पहचान के मिल गए थे, तो उनको पहले बता देता था कि अब ये होगा, अरे भाई क्या कर रहा है, रुक जाइए, तो समथिंग लाइक दैट। सो लेकिन मूवी का एक लिमिट होता है। सो जो यंग जनरेशन है, जो यंगर जनरेशन है, उसके लिए भी और इवन ओल्डर जनरेशन के लिए भी मैंने 1-2 साल पहले प्रोग्राम अपलोड किया था, कश्मीर एक सतकथा पार्ट 1 पार्ट 2। उसके कुछ अंश मैं आज आपको यहाँ दिखाऊंगा, साथ में एक नए तरीके से अपनी बात करूंगा। और मैं ये जो मूवी थी, बिकॉज ऑफ थोड़ा कन्वर्सेशन में पुराना बताने की कोशिश करी गई, जो 4 दोस्त मिलते हैं और बुजुर्ग हो गए हैं, वो बातें कर रहे हैं। मैं दोस्तों आज आप लोगों को, अगर आपने कश्मीर फाइल देखी है तो भी मेरा आज का और 15 तारीख का मैं 2 पार्ट्स में एक वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो आज मैं शुरू कर रहा हूं। टुडेज पार्ट 1, और वीडियो का मैंने नाम रखा है कश्मीर फाइल्स बिफोर कश्मीर फाइल्स, यानी कश्मीर फाइल से पहले की कश्मीर फाइल। मैं आज आप लोग को 1000 AD से लेकर 1990 तक की कहानी सुनाऊंगा, बहुत संक्षेप में, बहुत छोटे में, अपने हिसाब से बहुत मैसिव एडिट करके, लेकिन जो उसका सार है वो नहीं बदलेगा। और पूरा 1000 AD से लेके इंडिपेंडेंस, ब्रिटिशर्स, माउंटबेटन, पूरी कहानी सुनाऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले जो मैंने 2 साल पहले वीडियो अपलोड किया था, उसका एक अंश देखिए। धरती का हिस्सा होते हुए भी धरती से बहुत दूर प्रकृति ने उसे चारों तरफ से सुरक्षित कर रखा था। खूबसूरत, खुशनुमा और शांत चिनार के दरख्त आसमां चूमते थे और बर्फ से ढकी चोटियां पिघल कर सफेद खेलते पानी की नदियां बनाती थी।
जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भारत के उस हिस्से की जो पूर्णतः हिंदू राज था। आज रूबरू होते हैं और टटोलते हैं उस इतिहास को कि कैसे आक्रांताओं ने, अंग्रेजों ने, नेहरू ने, कांग्रेस ने और अब्दुल्लाज ने इस जमीन की जन्नत को दोजख कैसे बनाया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कश्मीर। तो दोस्तों शुरू करते हैं कश्मीर फाइल। अगर आप देख चुके हैं तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप 1990 की चीजों को ज्यादा बेहतर समझेंगे, और अगर नहीं देख चुके हैं तब भी वो कश्मीर फाइल देखने से पहले आप ये कश्मीर फाइल जरूर देख लीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं 1000 AD से। 1000 AD जैसा मैंने बताया, उससे पहले जो कश्मीर था ये एक विकसित, उत्तम और पूर्णतः हिंदू राज्य था, राइट। उसके बाद 1000 AD से जब हम शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर लोहारा डायनेस्टी का रूल हुआ करता था। लोहारा डायनेस्टी वाज अ हिंदू डायनेस्टी। लोहारा डायनेस्टी से पहले यहाँ एक से एक योद्धा पैदा हुए, जिसमें कोई भी ऐसा इतिहासकार नहीं होगा जिसने ललितादित्य का जिक्र अपनी किताब में ना किया हो, जब वो दुनिया के या हिंदुस्तान के बड़े योद्धाओं का जिक्र करते हैं। ललितादित्य का जिक्र इस मूवी में भी आया है। 1320 AD में पहली बार था जब मुस्लिम कदम यहां पर कश्मीर पर पड़े और वो कामयाब हुए। इससे पहले कुछ अफगान्स हो गए, तुर्क्स हो गए, मोहम्मद कासिम हो गए, उसके बाद मोहम्मद गजनी हो गए। इन लोगों ने भी कोशिश की थी कश्मीर को जीतने की, लेकिन जीत नहीं पाए थे। 1320 में जुल्खादिर खान वॉज द फर्स्ट तुर्क जिसने कश्मीर में अपने कदम जमाए और एक प्रोविंस कश्मीर की उसने कैप्चर की। इसी बात कश्मीरी की एक प्रोविंस में एक बुद्धिस्ट चीफ्टन हुआ करता था, रिंचैन। तो इस बुद्धिस्ट चीफ्टन की मुलाकात हुई सूफी बुलबुल शाह से। बुलबुल शाह से प्रभावित होके, उनकी बातों में आके, उनकी अब आप सादगी कहें या कुछ भी उनकी अप्रोच कहें, जो बुद्धिस्ट चीफ्टन है ये पीसफुल मेजर से इस्लाम कबूल करता है। हुआ ये कि जब जुल्कादिर खान ने इस कश्मीर के प्रोविंस को कॉन्कर किया तो बहुत से सूफी भी यहाँ इस जगह की खूबसूरती से, इस जगह की खामोशी से अट्रैक्ट होकर यहाँ आने लगे, और कश्मीर में सूफीज का बहुत बड़ा होल्ड तब भी था और अब भी है। सो ये जो पहला कन्वर्जन वहां पर हुआ एक मेजर आदमी का, बुद्धिस्ट चीफ्टन का, एंड उसके कन्वर्ट होते ही उस पॉकेट में उसकी आर्मी का है, उसकी जनरल्स का है, सब पहले बहुत होता था, वो लोग कन्वर्ट होना शुरू हो गए। उसके बाद यहां पर आई शाह मीर डायनेस्टी। शाह मीर डायनेस्टी का जो पीरियड था, वहां से मेजर ब्रुटैलिटी यहां के कश्मीरी हिंदूज, कश्मीरी पंडित पर शुरू होती है। शाह मीर डायनेस्टी का ओरिजिन है स्वात वैली में, जो पाकिस्तान के ऊपर है। अब यहां से एक जुल्म का सिलसिला शुरू होता है, और इनका एक सुल्तान हुआ सिकंदर बुतशिकन। इसको इस मारे नाम दिया गया क्योंकि इसने इतने बुत और इतनी मूर्तियां तोड़ी थी कि इसको हिस्टोरियंस ने नाम दिया बुतशिकन। और ये वही पीरियड है जिसका जिक्र कश्मीरी फाइल्स में भी आया है कि इतने जनेऊ उतरवाए कर इतने लोगों को डुबो के मारा गया। ये वो पीरियड था जब कश्मीर से कश्मीरी हिंदुओं का पहला पलायन, पहला एक्सोडस हुआ था, द फर्स्ट। उसके बाद इसी डायनेस्टी में एक सुल्तान आया, ज़ैनुल आबदीन। ये वो आदमी था जिसे आज की भाषा में जो सेकुलरिस्ट हैं या जो लिबरल्स हैं वो इसको बोलेंगे जनसंघी मुसलमान। इसने अपनी गलती का रियलाइज किया जो उसकी डायनेस्टी ने की है। इसने संस्कृत को बहाल किया, इसने मंदिरों को बहाल किया, और इसने फिर से कश्मीरी हिंदूज को इनवाइट करना शुरू किया जो भाग के कश्मीर की रियासत से बाहर हो गए थे इन सेफ्टी कि यू कम बैक एंड लिव इन दिस कल्चर एंड इट इज आवर कल्चर, आवर कंपोजिट कल्चर। तो इस आदमी का जो भी आप हिस्ट्री में किताब पढ़ेंगे,
जैनुल आबदीन सुल्तान का बहुत नाम आता है। इसके बाद आई चक डायनेस्टी। काजी चक वाज द पर्सन जिसने उसको फॉर्म किया था। ये इस डायनेस्टी का ओरिजिनल हम लोग देखते हैं गिलगिट में। तो जितनी भी ये डायनेस्टीज आ रही हैं ये सारी कश्मीर के ऊपर से आ रही हैं। उसके बाद इनकी यहाँ नजर पड़ी किसकी? मुगल्स की। सो अकबर ट्वाइस अटैक कश्मीर। वहां पे कंसेप्ट डेवलप हो गया था कि जैसे वो मुगल्स को पीपल फ्रॉम मेनलैंड इंडिया मानने लगे थे और ये मानने लगे थे कि हम इनसे अलग हैं। तो वहां जितने भी हिंदूज बचे थे और जितने भी मुस्लिम्स बचे थे वो फिर भी एक अपने को एक अलग आइडेंटिटी मानने लगे थे और उन्होंने मुगल्स का विरोध करना शुरू कर दिया। और आप लोगों को दोस्तों ताज्जुब होगा जो आप स्टोन पेल्टिंग सुनते हैं। फर्स्ट स्टोन पेल्टिंग इन रिकॉर्डेड मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ कश्मीर दिलावर शाह ने लीड की थी अगेंस्ट द मुगल्स और उन्होंने पत्थरबाजी को एक हथियार की तरह अगेंस्ट मुगल्स यूज किया था। लेकिन कुल मिला के फाइनली मुगल्स वर एबल टू कैप्चर कश्मीर और अपने अधीन वो कश्मीर घाटी को ले आए। उन्होंने इतने जुल्म तो नहीं किए जितने शाह मीर डायनेस्टी के सिकंदर बुशकन ने किए थे, लेकिन क्योंकि वो सिर्फ वहां पर समर्स में जाते थे तो वहां जो उनके जनरल्स होते थे वहां उन्होंने अपने हरम बनाने शुरू कर दिए और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा कश्मीर की औरत को और उससे भी ज्यादा कश्मीर की हिंदू औरत को। फाइनली धीरे धीरे जब से शाह मीर डायनेस्टी की वहां पर एंट्री होती है, जब से जुल्कादिर शाह की वहां एंट्री होती है, उसके बाद जब मुस्लिम डायनेस्टी चक डायनेस्टी आती है, धीरे धीरे वहां से पलायन कंटिन्यू करते गए और औरंगजेब के पीरियड में एक ऐसी स्थिति डेवलप हो गई थी कि औरंगजेब का रूल होते हुए और मुगल्स का रूल होते हुए वहां के हिंदूज पलायन करके मेनलैंड इंडिया आ रहे थे, ये जानते हुए कि यहां पर भी मुगल्स का और औरंगजेब का रूल है। लेकिन कश्मीर में वो अपने को मेनलैंड इंडिया से आइसोलेटेड पाते थे, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर सुनने में तो बहुत आसान लगता है। आज जो मेटेलिक रोड बनी है वो मात्र शायद 270-280 किलोमीटर की है फ्रॉम जम्मू टू कश्मीर, लेकिन उस जमाने में जम्मू से कश्मीर पहुंचने में महीनों लग जाते थे घोड़ा गाड़ी पर या घोड़े पर। और आज भी जब से एयर फ्लाइट शुरू नहीं हुई थी जम्मू से कश्मीर पहुंचने में बस से 10 आवर्स लग जाते थे। इट इज अ होल नाइट जर्नी। सुनने में ऐसा लगता है जम्मू के बगल में कश्मीर है। तो वहां पर जो हिंदूज थे दे न्यू के यहाँ पर भी मुगल रूल है, यहाँ पर भी उन्हीं राजाओं का और उन्हीं बादशाहों का सामना करना पड़ेगा जिनका कश्मीर में करना पड़ रहा है। लेकिन हियर दे न्यू दैट देयर इज कंसिडरेबल नंबर ऑफ हिंदू पॉपुलेशन, so they were finding themselves safer here rather than कश्मीर। तो ये पहला एक्सोडस जो रिकॉर्डेड एक्सोडस है ये होता है सिकंदर बुशकन के टाइम पर। उसके बाद सेकंड एक्सोडस होता है ये औरंगजेब के टाइम पर, या यूं कहें मुगल्स के टाइम पर। द दुर्रानी डायनेस्टी अगेन उसी प्लेटफॉर्म पर उसी तरीके से ऑपरेट करती है जिस तरीके से शाह मीर डायनेस्टी का सिकंदर बुशकन किया करता था। सो टेक्निकली अगर आपको बताएं, जो जुल्कादिर खान आया उसने सिर्फ फुटहोल्ड पकड़ा, उसके बाद वहां सूफीज आए, सूफीज के बाद एक बुद्धिस्ट चीफ्टन का जो कन्वर्जन हुआ वो पीसफुल मेजर्स से हुआ, वो सूफीज से इन्फ्लुएंस होके हुआ। उसके बाद पहला एक्सोडस हुआ सिकंदर बुशकन के टाइम पर, दूसरा एक्सोडस हुआ औरंगजेब के टाइम पर, तीसरा एक्सोडस हुआ अफगान दुर्रानीज के नाम पर के टाइम पर। इन्होंने भी एट्रोसिटीज का दायरा बचे कुचे कश्मीरी हिंदुओं पर बढ़ा दिया। जजिया आ गया, हॉर्स राइड नहीं कर सकते थे, बहुत सारी कंडीशंस इन लोगों के ऊपर लग गई। तो 3 एक्सोडस में आपको बता चुका। दुर्रानी डायनेस्टी के बाद वहां पर आता है सिख एम्पायर। सिख एम्पायर में जाहिर सी बात है जो इन पर एट्रोसिटीज थी वो बहुत कम हो गई। फिर से कुछ कश्मीरी हिंदू भाइयों ने वापस कश्मीर जाना ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिख एम्पायर शुरू किया। लेकिन लगभग दुर्रानी डायनेस्टी के बाद जो कश्मीर वैली थी ये इस्लाम कबूल कर चुकी थी। वहां के कश्मीरी ब्राह्मण, कश्मीरी हिंदूज जिनका ओरिजिनली कश्मीर हुआ करता था, वो कल्चर और वो आबो हवा और वो जमीन और वो वतन
वहां पर कश्मीरी हिंदू माइनॉरिटी में चला गया था, जिस जमीन पर एक वक्त उसी जमीन पर अब सुनाई देती थी। इसके बाद सिख एम्पायर जब वहां आता है, सिख एम्पायर, द ग्रेट सिख एम्पायर जिसको बोला जाता है, वो पूरे कश्मीर को अपने अधीन कर लेता है। कश्मीरी हिंदू थोड़ा वापस जाना शुरू करते हैं, लेकिन किंतु परंतु उनको वो प्रोटेक्शन या वो रिवाइवल उनका नहीं हो पाता कश्मीर में, जिसकी हिस्टोरियंस जो लिखते हैं कि उस समय जो कश्मीरी जिसकी उम्मीद कर रहे थे, या यूं कहें कि कश्मीरी इस बार बार के एक्सोडस से इतना परेशान, इतने हताश हो गए थे कि दे थॉट कि इट इज बेटर दैट वी कंटिन्यू स्टेइंग इन दिस लैंड, मींस मेनलैंड इंडिया, और वहां जाने से कोई फायदा नहीं है, पता नहीं हमको फिर से किसका राज आ जाए और फिर से हमें वहां से भागना पड़े, क्योंकि उनके एक्सोडस से और सिख एम्पायर के बीच में कई सेंचुरीज बीत गई थी, नॉट सम इयर्स। जब सिख एम्पायर ब्रिटिशर्स से एंग्लो सिख वॉर में हारता है, तो ब्रिटिशर्स ये तय करते हैं कि हम इस कश्मीर वैली को, उनको भी ये दूर लग रहा था, उन्होंने कहा हम भी यहाँ सिर्फ ऐशगा बनाएंगे, यहाँ पर सिर्फ समर्स में लाइक शिमला एंड मसूरी एंजॉय करने के लिए आएंगे, लेकिन हम इसको अपने अधीन नहीं लाएंगे। तो जम्मू के राजा, डोगरा राजा गुलाब सिंह के साथ ब्रिटिशर्स एक सौदा करते हैं, जिसको और 75 लाख का सौदा भी बोला गया। तो पूरी कश्मीर वैली 75 लाख रुपए में डोगरा राजा गुलाब सिंह ब्रिटिशर्स से खरीद लेता है, और कश्मीर फाइनली हिंदू डोगरा राजा गुलाब सिंह के अधीन आ जाती है। कौन सी डोगरा डायनेस्टी? जो अभी करण सिंह तक चल रही है। और यही रीजन था कि डोगरा एम्पायर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में ब्रिटिशर्स के साथ खड़ा अपने को पाता है, ना कि फ्रीडम फाइटर्स के साथ। अब जब वहां पर डोगरा एम्पायर आता है, तो जाहिर सी बात है वहां पर जो हिंदूज थे उनका रिवाइवल शुरू होता है। जामा मस्जिद श्रीनगर की जो सिकंदर बुशकन ने बनाई थी, उस पे ताला लगा दिया जाता है। थोड़े बहुत कर्ज वहां के मुस्लिम्स पर गुलाब सिंह लगाने शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पुराना इतिहास, पुरानी घटनाएं सब पता थी। जो लैंड मुस्लिम्स ने हड़प लिया था, उसको गुलाब सिंह वापस अपने स्टेट के अधीन लाना शुरू करते हैं। और यही वजह थी, जब आगे आके आते आते डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड को लेकर एक कश्मीर में एक मुस्लिम नेता खड़ा होता है, जो कश्मीरियों से ये वादा करता है कि जो तुम्हारी जमीनें टेक्निकली इनकी नहीं, ओरिजिनली हिंदुओं की, जो बाद में इनकी हो गई, और फिर वो गुलाब सिंह डोगरा एम्पायर ने इनसे वापस ले ली, ये सब मैं तुमको वापस दिलवाऊंगा। इस वादे के साथ 1932 में वो कश्मीर का नेता मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाता है, जिसका नाम सन 36-37 में लाकर सबको साथ जोड़ने के लिए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस रखता है। और वो नेता था शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के अब्बा हजूर और उमर अब्दुल्ला के दादा हजूर। उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं आजादी पर, और आजादी के बाद बंटवारे पर। आजादी के टाइम हमारे देश में लगभग 600 प्रिंसली रियासत थी, जो टेक्निकली ऑटोनॉमस थी। इनको आजादी के और बंटवारे के टाइम एक ऑप्शन दिया जाता है। एक ऑप्शन ये दिया जाता है कि चाहे आप डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान के साथ जुड़ जाएं, चाहे आप डोमिनियन ऑफ इंडिया के साथ जुड़ जाएं, और ऑन पेपर ये भी एक ऑप्शन दिया जाता है, चाहे आप इंडिपेंडेंट रहें, लेकिन आउट ऑफ रिकॉर्ड इनको ये बता दिया जाता है कि आपको इंडिपेंडेंट रहने का अधिकार नहीं मिलेगा, आपको एक ही रियासत से जाके जुड़ना है। जिस रियासत का राजा हिंदू था और प्रजा भी हिंदू थी, उसको बाय डिफॉल्ट हिंदुस्तान के साथ जोड़ दिया गया। जिस प्रजा का नवाब, राजा, कुछ भी आप कहें, सुल्तान मुस्लिम था और रियासत भी मुस्लिम थी, उसको पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया गया। अब 3 ऐसे बाद में जाके बढ़ते हैं, एक कश्मीर बचता है, एक हैदराबाद बचता है, एक जूनागढ़ बचता है, जहां पर ये कंफ्यूजन था कि यहाँ पर जो राजा है वो हिंदू है और जो प्रजा है वो मुस्लिम है, स्पेशली कश्मीर में और हैदराबाद में। तो यहां पर यह हुआ कि यहां पर जो फाइनल आउटकम निकलेगा वो प्लेबिसाइड से निकलेगा, द विश ऑफ द पीपल
मानी जाएगी कि वो जाना कहां जाते हैं। इसी बीच एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ करता था, लेटर ऑफ एक्सेशन के अलावा एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ कि जब तक कोई रियासत फाइनल करे कि उसको कहां जाना है, वो एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किसी भी डोमिनियन के साथ साइन कर सकती है, फिलहाल उसका इंफ्रास्ट्रक्चर या उसके कुछ ऑपरेशंस या सेंसिटिव ऑपरेशंस को मेंटेन करने के लिए या ऑपरेट करने के लिए। कश्मीर ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पहले हिंदुस्तान के साथ साइन करने की कोशिश की। किसने? राजा हरि सिंह ने। लेकिन जवाहरलाल नेहरू साहब ने यह कहा कि जब तक आप हमारे साथ फाइनल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं करते, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो आप हमसे साइन करने को बोल रहे हैं, ये हमें मंजूर नहीं है। इसलिए राजा हरि सिंह ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किसके साथ साइन कर लिया? पाकिस्तान के साथ साइन कर लिया। जब उन्होंने पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लिया और लेकिन इंडिया से स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन पे साइन करने के लिए उनकी वार्ता हो रही थी, उधर पाकिस्तान घबरा जाता है, वो अटैक कर देता है और 22 या 23 अक्टूबर 1947 को अटैक कर देता है। पाकिस्तान के रेगुलर्स कबीले बनके और वहां के कबीले मिलके कश्मीर पर हमला कर देते हैं। जब ये कश्मीर पर हमला कर देते हैं, इसके आगे क्या घटना है जो मैंने 2 साल पहले प्रोग्राम डाला था, वहीं से बाइट उठा के आप लोगों को दिखाता हूं और आप लोगों को ताज्जुब होगा। राजा हरि सिंह ने कश्मीर के सबसे पसंदीदा और चाहते नेता शेख अब्दुल्ला से बात करी। यूं तो राजा हरि सिंह और शेख अब्दुल्ला में 36 का आंकड़ा था, क्योंकि शेख अब्दुल्ला राजा हरि सिंह को कश्मीर का राजा नहीं मानते थे। शेख अब्दुल्ला ने राजा हरि सिंह के खिलाफ क्विट कश्मीर मूवमेंट शुरू किया था आजादी से पहले और उन्हें जेल भेजा गया था। लेकिन आक्रांताओं से डरकर शेख अब्दुल्ला और राजा हरि सिंह एक हो गए और शेख अब्दुल्ला ने भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हस्ताक्षर करने के लिए राजा हरि सिंह के साथ अपना मन बना लिया। इसलिए कश्मीर में प्लेबिसाइट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वहां पर एक सबसे चहीते मुस्लिम नेता ने भी मुसलमान होते हुए भारत के साथ आने का मन बनाया था। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, जो अब्दुल्ला फैमिली आज आंखें टेढ़ी कर करके ये बोलती है कि हम हिंदुस्तान के साथ आए, वी यूज्ड टू लव इंडिया, वी आर इंडियंस बाय चॉइस, हम कहीं और भी जा सकते थे, ये एक झूठ है। शेख अब्दुल्ला से जब आजादी से पहले जिन्ना साहब मिले, जिन्ना साहब ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की दुकान बंद करो और सब मुस्लिम लीग में शामिल हो। शेख अब्दुल्ला को यह पता था कि अगर वो पाकिस्तान के साथ गए, ना उनकी जिंदगी चलेगी और ना उनकी राजनीति चलेगी। उनके गले में कश्मीर में पट्टा होगा, जिसकी डोरी इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में होगी। शेख अब्दुल्ला को यह पता था कि कश्मीर पे भभौती वो पाकिस्तान के साथ नहीं, हिंदुस्तान के साथ मिलकर कर सकते हैं। इसलिए मेरा यह कंक्लूजन है कि जो शेख अब्दुल्ला राजा हरि सिंह के साथ आए, दैट वाज नॉट लव फॉर इंडिया, दैट वाज फियर ऑफ पाकिस्तान, दैट वाज कंपल्शन। वो भारत प्रेम या देश प्रेम में नहीं आए थे, वो अपनी जिंदगी और अपनी राजनीति के लिए आए थे। खैर, जब राजा हरि सिंह से यह कह दिया गया कि हम आपकी मदद तब तक नहीं करेंगे जब तक आप हमसे इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं करोगे और हमें प्रपोज नहीं करोगे। अब यहां से मजाक देखिए, ये मैं लाइब्रेरी से फोटोकॉपी करा के लाया हूं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ के साथ राजा हरि सिंह एक पत्र लिखते हैं 26 अक्टूबर 1947। With the conditions obtaining at present in my state and the great emergency of the situation as it exists, I have no option but to ask for help from the Indian Dominion. Naturally, they cannot send the help asked for by me without my state acceding to the Dominion of India. I have accordingly decided to do so, and I attach the instrument of accession for acceptance by your government. Instrument of में 3 चीजें थी: कम्युनिकेशन, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स।
राजा खुद लिख रहा है कि मैं समझता हूं कि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, आपसे मेरी बात हो चुकी है, इसलिए अथा मैं आपके साथ विलय करने को, आपके अधीन आने को तैयार हूं। इस बात का 27 अक्टूबर 1947 हम आजाद कब हुए थे भाइयों? 15 अगस्त को सेंट्रल असेंबली के इलेक्शंस के आधार पर सारे स्टेट कमेटीज ने किया था, जिसके हिसाब से वैसे तो नेहरू को प्रधानमंत्री नहीं बनना था, पर उस टाइम नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे, देश आजाद था। लॉर्ड माउंटबेटन 27 को हरि सिंह को क्या लिखते हैं? इट इज माई गवर्नमेंट्स विश, not the government of India. It is my government's wish that as soon as law and order has been restored in Kashmir and our soil cleared of invader, the question of the state's accession should be settled by the reference to the people. Meanwhile, in response to your highness's appeal for military aid, action has been taken today to send troops of the Indian Army. हंसी की बात है, कश्मीर की रियासत और कश्मीर का सबसे पसंदीदा नेता, मुसलमान नेता, ये लिख के दे रहा है हम आपके अधीन आना चाहते हैं। आप भी ये कह रहे हैं कि जब तक आप हमारे अधीन नहीं आएंगे हम आपकी मदद नहीं करेंगे, लेकिन 27 अक्टूबर को आप ही ये लिख के दे रहे हैं कि आप हमारे अधीन तब तक नहीं आएंगे जब तक आपके यहाँ जनमत संग्रह नहीं हो जाएगा, जब तक कश्मीरियों की हम इच्छा नहीं सुन लेंगे, फिलहाल हम आपकी मदद करे देते हैं। ऐसा घिनौना मजाक तो कोई बुरा लगेगा सूखा नशा करके भी नहीं करता, और हमारे कांग्रेस के नेता, हमारे प्रधानमंत्री चुप रहे। क्या जरूरत थी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को प्रोविजनल और टेम्परेरी बनाने की, जब वहां का हिंदू राजा और मुसलमान नेता दोनों परमानेंट और इर्रिवोकेबल समझौता आपके साथ करने को तैयार थे। ये पहली सबसे बड़ी भूल थी जो अंग्रेज, हमारे लिए भूल थी, लेकिन अंग्रेजों ने जानबूझकर करी। वो हिंदुस्तान के गले में एक कश्मीरियत का एक कांटा चुभा के हमेशा के लिए जाना चाहते थे। उन्होंने भविष्य देख लिया था। इसके आगे का मजाक सुनिए। 28 अक्टूबर 1947, मात्र एक दिन बाद, जवाहरलाल नेहरू पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को लिखते हैं, इन रिगार्ड टू एक्सेशन ऑल्सो इट हैज बीन मेड क्लियर दैट दिस सब्जेक्ट फॉर रेफरेंस टू द पीपल ऑफ द स्टेट एंड द डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव नो डिजायर टू इंपोज एनी डिसीजन एंड विल अबाइड बाय द पीपल विशेस, बट दीज कैन नॉट बी असर्टेन्ड अंटिल पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर प्रिवेल। अभी हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पूरी गैस नहीं निकली थी। 31 अक्टूबर को जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं, कश्मीर असेशन टू इंडिया वाज एक्सेप्टेड बाय अस। सफाई दे रहे हैं पाकिस्तान को। एट द रिक्वेस्ट ऑफ द महाराजा गवर्नमेंट एंड द मोस्ट न्यूमरस रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन इन द स्टेट व्हिच इज प्रेडोमिनेटली मुस्लिम, even then it was accepted on the condition that as soon as the invader has been driven from Kashmir soil and the law and order is sorted, the people of Kashmir will decide the question of accession. It is open to them to accede to either dominion. क्या आपने कल्पना करी थी कि इस देश में ऐसा मजाक हुआ है? एक पाकिस्तान का देश जो कश्मीर में घुसता है, अनैतिक आक्रमण करता है, और अनैतिक आक्रमण करने के पश्चात कश्मीरियों को लूटता है, मारता है, बलात्कार करता है, आधा कश्मीर घेर लेता है। उससे 48 घंटे बाद आप सफाई दे रहे हैं कि ये हमारा जो कश्मीर में हमारा जो एक्सेशन है ये कंप्लीट नहीं है, तुम परेशान ना हो, हम यहां प्लेबिसाइड करवाएंगे। ये धोखा हुआ है इस देश के साथ, और ये धोखा किया है जवाहरलाल नेहरू ने। ये डॉक्यूमेंट्स कोई भी कहीं से निकलवा सकता है। तो सुना साथियों, और जहां तक प्लेबिसाइड की बात थी, जब इंडिया यूनाइटेड नेशन गया तो यूनाइटेड नेशन से जो फाइनल आउटकम निकल के आया, उसके अगर आप शब्द पढ़ें हिस्ट्री बुक्स में जो रिकॉग्नाइज्ड राइटर्स ने लिखी हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की रेगुलर्स को और कबीलों को पूरा पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से विड्रॉ होना पड़ेगा
लेकिन इंडियन आर्मी क्योंकि राजा ऑफ कश्मीर के बुलाने पर वहां मौजूद थी, वो इन बल्क विड्रॉ करेगी। इन बल को अगर हम हिंदी में समझे तो कहा जाता है अधिकतर। यानी यूनाइटेड नेशन ने प्लेबिसाइड की क्या शर्त रखी थी कि पाकिस्तान रेगुलर आर्मी एंड कबीले पूरा हटाएगा वहां से, विड्रॉ करेंगे, लेकिन इंडियन आर्मी मान लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कुछ रख सकते इंडियन हैं। आर्मी, बहुत थिन इंडियन आर्मी वहां पर मौजूद रहेगी यूनाइटेड नेशंस की हेल्प करने के लिए। यानी कश्मीर से पाकिस्तानियों को एज पर यूनाइटेड नेशन पूर्णता निकाल दिया गया था। जो आज तक पाकिस्तान प्लेबिसाइड का ओनर होता है, उसकी बेसिक शर्त यह थी कि पाकिस्तान के कबीले कश्मीर की जमीन पर अपने पांव नहीं रखेंगे, चाहे वो हमारा कश्मीर हो चाहे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो। और ये बात मजबूती से कोई कह नहीं पाता कि चलो ठीक है कर देते हैं प्लेबिसाइड, हिम्मत है तो निकल के दिखाओ पहले पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, एक एक सैनिक अपना लेके वहां से हटो। क्या सवाल आप सोचते हैं पाकिस्तान हटने की हिम्मत करेगा और यही पाकिस्तान चुप हो जाएगा? तो दिस वाज द प्राइम कंडीशन। तो शुरू में प्लेबिसाइड क्यों नहीं हुआ? शुरू में प्लेबिसाइड दो रीजन से नहीं हुआ। एक रीजन ये था कि वहां के हिंदू राजा के साथ साथ, जैसा मैंने बताया, वहां के मुस्लिम राजा ने भी, वहां के सबसे बड़े मुस्लिम लीडर ने, और यहां कहीं एक ही मुस्लिम लीडर ने, ये मानते हुए दैट शेख अब्दुल्ला में वाज द विश ऑफ द पीपल, दोनों ने लिख के दिया था कि हमको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना है, हम भारत के साथ आना चाहते हैं। पहला घटना, पहली प्लेबिसाइड इस मारे नहीं हुई। दूसरी यूनाइटेड नेशन वाले क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसकी कंडीशन भी नहीं मानी गई कि पाकिस्तान के कबीले और पाकिस्तान का आर्मी पीछे नहीं जा रही, पूरी तरह कश्मीर की धरती से वापस जाएं। एक थिन इंडियन आर्मी वहां पर यूनाइटेड नेशंस के साथ रहेगी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, और उसके बाद प्लेबिसाइड होगा। और ये प्लेबिसाइड इसीलिए नहीं किया गया क्योंकि पाकिस्तान रेगुलर्स और पाकिस्तान की कबीले वहां से कभी आज तक वापस ही नहीं गए। तो ये जवाब है कि इसका प्लेबिसाइड क्यों नहीं हुआ, जो सीना पीट के लोग मातम करते रहते हैं कि कश्मीर में प्लेबिसाइड क्यों नहीं कराया गया। तो दोस्तों, 1947 के बाद की कहानी का सत्य आप लोगों को 15 तारीख के दूसरे एपिसोड में बताऊंगा। आज मैंने आप लोगों को बताया 1000 AD से लेकर 1947 तक, 1947 से लेकर 1990 तक ऐसे ऐसे सत्य और ऐसे ऐसे चौंका देने वाली बातें आप लोगों को बताऊंगा कि उसके बाद कश्मीर फाइल को समझने में भी आप लोगों को आसानी होगी, और जिन्होंने नहीं देखी अगर वो ये देख के जाएंगे तब उन्हें उस पिक्चर को अपने अंदर इम्बाइब करने में या पीने में ज्यादा आसानी होगी। और एक और बात बताऊंगा जो इस एपिसोड में गारंटी के साथ बोलना हूं कि आर्टिकल 35A क्यों आया, क्यों? गूगल कर लीजिए, व्लॉग्स पढ़ लीजिए, यूट्यूब देख लीजिए, बुक्स पढ़ लीजिए, ये चीज आपको नहीं मिलेगी कि 35A आखिर बाद में 370 के बाद क्यों आया। इसका राज आप लोगों को अगले एपिसोड में बताऊंगा। अच्छा। अगले एपिसोड में 1947 के बाद से लेकर 1990 तक, और कश्मीर फाइल जुड़ती है 1990 से। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। देखो भाई, वीडियो हैज़ बीन ओवर, और टू बी ऑनेस्ट द वीडियो जो थी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो थी रिजवान सर की। कैसे स्टार्टिंग से मुग़ल इन्वेडर्स, इस्लामिक इन्वेडर्स आए, उन्होंने जो उनका काम था कारनामे किए, लोगों को मारा, स्लेव बनाया, लोगों को कन्वर्ट करना शुरू करा, वहाँ से प्लायन हुआ, फिर दोबारा प्लायन हुआ, ये सारी चीज़ें हुई, फिर माउंटबेटन का रोल देखा वहाँ पे। तो ये एक चीज़ जो है बहुत अच्छे से इन्होंने कवर करने की कोशिश करी है। और जहाँ तक मुझे याद है कि कश्मीर का नाम जो है महर्षि कश्यप के नाम से पड़ा है। मीर कहते हैं नदी को, और कश जो है क्योंकि ऋषि कश्यप के नाम से कश आया है, तो कश्मीर वहाँ से नाम आया है। तो ये महर्षि कश्यप कौन थे? जो सूर्य देव या कह लो जितने भी देव हैं उनके पिता भी हैं, और एक बहुत ही जाने माने ऋषि भी हैं।
तो ये एक चीज़ है, तो वहाँ से नाम आया कश्मीर के बारे में, कश्मीर की चीज़ों में। इस वीडियो के बारे में जो इन्होंने जो और भी चीज़ें आखिरी में बताई कि कैसे शेख अब्दुल्ला का रोल आया, आई वाज लाइक वो बहुत क्रेजी था। इट वाज लिटरली माइंड ब्लोइंग, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला और ये सारे जितने लोग रोते हैं है ना सामने आके, ये कर दिया वो कर दिया, हम इंडिया के साथ है, ये साले एक नंबर के हिपोक्रेट है ये अपनी रोटी सेकने के लिए। क्योंकि इनको पता था कि अगर ये पाकिस्तान के साथ जाएंगे तो पाकिस्तान इनके अकॉर्डिंग नहीं करेगा, इनको पाकिस्तान के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो ये हो गया था, तो पर इनको पता था कि भाई इफ़ यू स्टे विद इंडिया, और इंडिया की सबसे बड़ी कमज़ोरी है क्योंकि इंडिया की डेमोक्रेसी, वो उसका फ़ायदा उठा के इंडिया से जो करना चाहे करवा लेंगे। क्योंकि ही ऑलरेडी नो कि पाकिस्तान बना है इस्लाम और रिलीजन की बेस पे, पर इंडिया में अभी भी डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी का मेरा मानना है कि अच्छा है, पर उसके अंदर लूप होल बहुत है। लूप होल की वजह से वो आपको बहुत सारी चीज़ें करने को रोकता है, बहुत सारी चीज़ें। डेमोक्रेसी में यही सबसे बड़ा अफसोस है कि वो बहुत सारी चीज़ें करने में रोक देता है आपको, तो जिसकी वजह से शेख अब्दुल्ला ने उसका बहुत बड़ा फ़ायदा उठाया। और फिर उसके बाद आपको पता ही है कि क्या क्या है, सेक्शन 370 का बहुत बड़ा रोल था जो कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने आके वहाँ पे किया। और एक एक इट वाज अ हिस्टोरिक मोमेंट फॉर द इंटायर कश्मीर एंड द जो कश्मीर के लोग थे। तो ये एक बहुत अच्छी ओवरऑल वीडियो थी, मैं यही कहूँगा। जो हिस्ट्री उन्होंने समझाई है मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इस देश में कोई भी नेता आ जाए, बीजेपी आए कोई भी आए, पर कांग्रेस ये एक्सट्रीम पार्टी कभी नहीं आनी चाहिए। ये है, आप लोकल लीडर को बना दो, किसी रीजनल को बना दो, बीजेपी को बना दो, कोई भी आए, बट कोई एक्सट्रीम पार्टी और स्पेशली कांग्रेस तो कभी नहीं आनी चाहिए। और हम सब इंडियन को एक प्लेज लेना चाहिए कि ये सारे कांग्रेस की पार्टी जब तक ख़त्म नहीं हो जाती, क्योंकि ये सबसे बड़े जड़ हैं। जब कश्मीर के अंदर वो चीज़ें हो रही थी तो इन लोगों ने एक भी आवाज़ नहीं उठाई, इन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। आई थिंक जितना मैंने सुना है कि इन्होंने बाला साहेब ठाकरे थे जिन्होंने इनको सपोर्ट दिया, इनको हेल्प दी, वरना किसी कांग्रेस के किसी बंदे ने सपोर्ट नहीं दिया। मनमोहन सिंह जो लोग कहते हैं ना बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, घंटा इकोनॉमिस्ट है, तुमने इंडिया की इकोनॉमी देखी पर लोगों का दर्द नहीं देखा तुमको वहाँ पे। तो ये मैं कभी कांग्रेस को दोबारा देखना नहीं चाहता। और जिस तरीके से बीजेपी काफ़ी एक अच्छे बहुमत के साथ आई है, या जो भी पार्टी आ रही है, आई एम वेरी हैप्पी एज लॉन्ग एज कांग्रेस इज नॉट कमिंग बैक, एंड देन ऑल्सो सपा एंड बसपा दे आर नॉट कमिंग बैक। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। ये सारे एक्सट्रीम पार्टी लोग हैं, एक्सट्रीम मतलब कि हम बाकी बीजेपी के कुछ लीडरों को कट्टर कह देते हैं, पर ये लोग उस सीमा को क्रॉस कर चुके हैं बहुत ज़्यादा। सपा बसपा ये जो मीठी मीठी बातें करते हैं, सबको जोड़ने की बातें करते हैं, ये बहुत कट्टर लोग हैं। ये अपने सत्ता में रहने के लिए मासूम लोग, अगर किसी का मर भी रहा होगा, रेप भी हो रहा होगा, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो कश्मीर के साथ जो हुआ या कश्मीर के लोगों के साथ हुआ, इसका सबसे बड़ा मेजर रीज़न जो है वो थी हमारी सरकार उस टाइम की। और सिंपली बात कहो, कांग्रेस वो ना है इस दुनिया में पावर में, ये हमें मेक श्योर करना है। हमारी जितनी भी लड़ाई हो आपस में, बट वी शुड मेक श्योर दैट कांग्रेस शुड नेवर कम बैक इन द पावर। ये होना चाहिए। सबसे फनी चीज़ मैं आपको बताऊं, अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस ने बोला कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ये रिज़ाइन दे रहे हैं। और मैंने उसको ट्वीट भी किया बहुत ही फनी टोन पे। और आज न्यूज़ आई है कि सोनिया गांधी रिज़ाइन नहीं कर रही है क्योंकि पार्टी कह रही है कि आप लीड करो। ये जो इटालियन है ना, ये मुझे तो इटालियन पिज़्ज़ा पसंद भी नहीं है जो जो फैक्ट है, पता नहीं क्या होगा यार इस देश का। एनीवे, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो डू गिव योर फीडबैक। और अगर आपने द कश्मीर फाइल नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए, देखिए और अवेयर होइए, अवेयर होइए। ज़रूरी है ये देखना, ज़रूरी है जानना कि क्या हुआ लोगों के साथ, क्यों हुआ, किस पार्टी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, लोगों को कत्लेआम होने दिया। कत्लेआम कहते हैं ना, दंगे फसाद, ये सब लोग करने के लिए तब बैठे रहते हैं, पर वहाँ की सरकार क्या कर रही थी, वहाँ की सरकार ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई, उल्टा उन लोगों का सपोर्ट क्यों किया? क्योंकि इट्स ऑल अबाउट सत्ता। तो आप जाइए, देखिए, लोगों को रिक्वेस्ट कीजिए कि वो जाएं और देखें, चाहे कोई भी हो।
दिस इज़ नॉट द फिल्म ऑफ एनी कश्मीर की हिंदू या इन क्रिश्चियन का. दिस इज़ अ फिल्म दैट एवरी इंडियन मस्ट वॉच. एवरी इंडियन मस्ट वॉच नॉट टू क्रिएट हेट बट टू नो द रियल कल्प्रिट, to know the real villain behind all this, to know. And it's all the greed of the politician back then. लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है. Go watch it and do always come and give your feedback either on my channel or on Discord. और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर. जय हिंद एंड वंदे मातरम.